हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ अकेडमी। आप सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए और खूबसूरत से सेशन नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और वो भी बेहतरीन तरीके से। तो चलिएगा, सभी विद्यार्थी वीडियो को अपने अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आप एक अच्छे तरह से मेरे लेक्चर को कवर अप कर पाएं। तो मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल वीडियो को शेयर करें अपने अपने दोस्तों तक। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। साथ के साथ नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, पार्ट नंबर 4 हम कवर अप कर रहे हैं। मेरे साथ अनअकैडमी पर आप जुड़िए, आपके पास खास मौका है आज जुड़ने का। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर आपको एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन में जुड़ना है और साहिल 10 एज ए कोड लगाना है। जिस साहिल 10 कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिलता था, वो अभी आपको 22% का मिल रहा है, क्योंकि जो ऑफर था वो 5 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है अनअकैडमी के द्वारा। तो जो ऑफर है, जो भी विद्यार्थी रह गए हैं, मैं अभी भी कहूंगा कि मेरे साथ और सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगी। आप किसी भी कैटेगरी में अनअकैडमी पर जुड़ते हो तो साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगाकर आप वहां सब्सक्रिप्शन में एनरोल हो सकते हो। बिगिनर टू एक्सपर्ट बैच सब कुछ मिलेगा। मेरा फाउंडेशन बैच कल सुबह 9 बजे पाइप सिस्टम का टॉपिक वाइज टेस्ट जो चलता है वो होगा कंटिन्यू बेसिस पर 9 AM, और 3 बजे आपका कैच द मैथ होगा कंटिन्यू बेसिस पर 3 PM। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी कंटिन्यू रहने वाली हैं, तो उससे आपको काफी इंपैक्ट मिलने वाला है, ठीक है। और 3 PM डेली मॉक टेस्ट आपका होता है, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। सुबह 9 बजे टॉपिक वाइज PYQ हो गया, 11 बजे नंबर सिस्टम, 12:30 बजे प्रीवियस ईयर पेपर, 2 बजे फाउंडेशन और 3 बजे कैच द मैथ। फाउंडेशन में प्रॉफिट लॉस शुरू हुआ है, नया चैप्टर। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। साहिल 10 कोड लगाकर आज और कल 22% का ऑफ मिल रहा है अनअकैडमी पर। तो भैया ये आपका फायदा है, आप इस फायदे का उठाएं, लुफ्त उठाएं। साथ के साथ ये आपके सामने 25 में से 25 लाना है तो रेगुलर आना है। पेपर नंबर 19 होगा शिफ्ट फर्स्ट का, और साहिल 10 लगाकर आपको जुड़ना है। जनवरी 5 तक आपका ये ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है माय डियर। तो अभी भी आप जुड़ सकते हैं। जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं, आपके घर के करीबी लोग हो या कोई भी हो, उनसे आप कह सकते हैं कि इस मौके का वो फायदा उठाएं और साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ जाएं। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को शेयर कर दें अपने अपने दोस्तों तक, और चीजों की फिर शुरुआत करते हैं काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। आइए, कल मैंने आपको बताया था कि कुछ नंबर्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था। जैसे कि अपना नंबर मान लीजिए, अपन अबंडेंट नंबर की बात कर रहे थे, है ना, डेफिशिएंट नंबर की बात कर रहे थे। तो मैंने बोला कि एक परफेक्ट नंबर होता है, इसको हम आदर्श संख्याएं भी बोल सकते हैं। परफेक्ट नंबर, इसको हम आदर्श संख्याएं भी बोल सकते हैं, आइडियल संख्या, या फिर पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। परफेक्ट नंबर वो होता है जो कि वह नंबर, वह संख्या जो अपने प्रॉपर डिवाइजर्स को क्या बोलते हैं, उचित भाजक के सम के इक्वल हो, यानी कि वह संख्या जो अपने प्रॉपर डिवाइजर के सम के इक्वल हो। प्रॉपर डिवाइजर वो डिवाइजर होता है जो कि खुद को छोड़कर बाकी जितने भी उसके फैक्टर्स होते हैं वो प्रॉपर डिवाइजर में काउंटेबल होते हैं। आपको पता होगा, जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया था, कुछ ही संख्याएं हैं, मतलब सोचो कि यूनिट डिजिट में केवल एक ही संख्या है जो कि परफेक्ट नंबर है, डबल डिजिट में केवल 28 ही है जो परफेक्ट नंबर है, उसके आगे आपके सामने 496 ही है जो परफेक्ट नंबर है, और 8128 ये जो परफेक्ट नंबर है। तो ये क्या है कि 4 अंकों तक पूछ सकता है पेपर में, और वही कंडीशन ये फॉलो करती है। जैसे कि मान लो इसके हमने प्रॉपर फैक्टर निकाले, तो प्रॉपर फैक्टर 1 2 3 ही आएंगे। जो इनका सम कितना आ रहा है, 1 + 2 + 3, ये किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो जब संख्या के बराबर हो गया तो परफेक्ट नंबर हो गया। 28 के फैक्टर 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, यही इसके प्रॉपर फैक्टर होंगे। और क्या इनका सम बराबर आ रहा है क्या,
तो 1 और 4 5 और 7 12 और 14 आ रहा है क्या? 1 4 7 5 5 12 और 14 और भी कुछ है? 1 2 भी तो होगा, 2 रह गया मेरे से, है ना? 2 लिख लेता हूं, 1 लिख लेता हूं। 1 2 अब तो हो गया 18 पूरा। ठीक है, तो कितना हो गया? 28 हो गया और वो बराबर आ गया, तो ये भी आपका क्या बन गया? एक परफेक्ट नंबर बन गया। क्लियर है माय डियर? चलिए, तो इसी तरह से सेम इनके भी टुकड़े करेंगे। काफी ज्यादा होंगे तो कोई मतलब नहीं है करने का, तो लेकिन तरीका आपको क्लियर होना चाहिए कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। केवल उसके प्रॉपर डिवाइजर आप ले लोगे, तो प्रॉपर डिवाइजर को सम करने के बाद वह संख्या के बराबर आ रहा है ना, तो आपका वो क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। चलिए, तो अब आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि 12 कैसी संख्या है? तो एग्जाम्पल आपको ऑप्शन में दे देगा। ए परफेक्ट नंबर है, ऑप्शन नंबर बी आपको दे देगा डेफिशिएंट नंबर है, सी अबंडेंट नंबर है, और ऑप्शन नंबर डी ट्रायंगुलर नंबर है। अब आपको 3 4 ऑप्शन दे दिए और इनकी हिंदी में बोल देता हूं। इसको हम आदर्श संख्याएं बोल लें या तो, ठीक है, इसको हम बोल लें न्यून, इसको हम बोल लें प्रचुर, और इसको हम बोल लें त्रिकोणीय। तो ये अलग अलग संख्या के प्रकार होते हैं जो मैं आपको अभी लिखा रहा हूं, कोई बात नहीं। तो मैंने बोला कि ये 12 क्या है सर? ये तो पढ़ाया ही नहीं ऐसा बोल रहा है तुषार। तुषार चुपचाप अभी पढ़ो, है ना? तो सर कैसे पता लगाएंगे? उसी के लिए ही क्वेश्चन बनाया गया है। तो सर ये 12 क्या होता है? तो 12 के हमने टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 6। यही इसके प्रॉपर डिवाइजर होंगे या कोई और भी होगा? बताओ, क्या 12 के जो प्रॉपर डिवाइजर होंगे वो यही होंगे? 1 2 3 4 6? बोले यस सर। तो इन सभी प्रॉपर डिवाइजर का जो सम आ रहा है, भाई आप परफेक्ट नंबर ही तो चेक करोगे। बिल्कुल चेक करूंगा। तो जो प्रॉपर डिवाइजर का जो सम आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है? 3 और 3 6 और 6 12 और 4 16 आ रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि 12 आपका अबंडंट नंबर है या डेफिशिएंट नंबर है? क्या ये परफेक्ट नंबर होगा क्या? यानी कि जो एक आपकी संख्या है वो तो 12 है, और जो आपके फैक्टर्स का जो सम आ रहा है वो 16 आ रहा है। ये 16 क्या है? आपके डिवाइजर्स का सम, भाजकों का योग, डिवाइजर्स का सम है ये। और ये 12 क्या है? वो आपकी नंबर है जिसके आपने फैक्टर किए। तो परफेक्ट नंबर होगा क्या? परफेक्ट नंबर कब होता है? जब इक्वल होते हैं। अब डेफिशिएंट और अबंडेंट नंबर के बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन उसकी टेंशन आप ना लें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा। बताओ बताओ क्या आ रहा है तुम्हारे हिसाब से? बताइए भाई, तरीके से बताना, कोई टेंशन नहीं है, सही आंसर आना चाहिए बस। तो जब आपका सम हो, वो ज्यादा आ रहा है संख्या से ज्यादा आ रहा है, तो वह अबंडन नंबर कहलाता है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, अबंडन नंबर या कहूं तो प्रचुर संख्याएं
वो नंबर्स होते हैं जिनका सम ऑफ डिवाइजर, यानी कि फैक्टर्स का सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर बोल सकता हूं, प्रॉपर लिख लो क्योंकि प्रॉपर आपको पता रहेगा कि वो छोड़ देनी है संख्या। सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर संख्या से ज्यादा होता है, और कम होगा तो कौन सी संख्या कहलाएगी बताओ? अगर मान लो कम होगा तो कौन सी संख्या कहलाएगी? कम होगा तो कौन सी संख्या कहलाएगी? डेफिशिएंट नंबर कहलाएगी, डेफिशिएंट नंबर। क्लियर है? तो अब आपको पता लग गया। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि 8 क्या है, कोई बता सकता है क्या? 8 कौन सी संख्या होगी उन तीनों में से? तो 8 के आपने टुकड़े करे सर, 1 आया, 2 आया और 4 आया। यही आपके प्रॉपर डिवाइजर होंगे, यही आपके क्या होंगे? प्रॉपर डिवाइजर होंगे, उचित भाजक होंगे, क्योंकि आपको उचित भाजक का ही सम देखना है। अब उचित भाजक का सम निकल कर आ रहा है 7 और संख्या आ रही है 8, तो उचित भाजक का सम संख्या से कम है, तो वह जो नंबर हो जाएगा 8, तो 8 आपका कैसा नंबर है? डेफिशिएंट नंबर है, न्यून संख्या है। तो क्या अब आप पहचान सकते हैं, किसी भी संख्या को पहचान सकते हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल पहचान सकते हैं तसल्ली से। अगर सिंपल सी बात है, 8 नहीं लेना ना, 8 कैसे ले सकते हो कि प्रॉपर डिवाइजर में मैंने कल डेफिनेशन लिखाई थी ना कि वही उचित भाजक होंगे जिनमें वो खुद नहीं आएगा, है ना? फैक्टर तो है 8 लेकिन उचित नहीं है ना? चलिए अगला एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे जवाब देना। क्या आपका 21 है, वह कौन सा नंबर है? इन तीनों में से कौन सा नंबर है? 21 को बताइए, 21 इन तीनों में से कौन सा नंबर है? तीनों कौन? ये जो तीनों मैंने पढ़ाए हैं, परफेक्ट नंबर, अबंडेंट नंबर और डेफिशिएंट नंबर। चलिए सुबोध, पिछले वाले प्रश्न में अबंडेंट नंबर ही था, अभी हम डिसाइड कर पाएंगे, देखना। तो देखिए 21 के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो देखो एक फैक्टर 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 7 होगा, राइट? और बस 1 3 7, आगे कुछ है? 1 3 7 नहीं है सर, आगे तो कुछ भी। तो बस यही आपके प्रॉपर फैक्टर हो गए। उनका सम आ रहा है 11, जो कि इस संख्या से कम है। कम है तो नाम आ जाएगा डेफिशिएंट नंबर, न्यून संख्या। 21 आपकी क्या है? एक न्यून संख्या है। क्लियर? ऐसे पहचानना होता है। आपने पहचान लिया, अच्छी बात है, और यही आपने सीखा भी है यहां से। ओके भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलते। आपने 3 तरह की अलग नंबर भी सीखी जो पेपर में आपके पूछी जाती हैं लगातार और पूछी जा रही हैं लगातार। अब चलते हैं आगे अगली कुछ चीजों की तरफ, जहां पर हम और भी कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, प्राइम हो गया, है ना? ओके, सो परिमेय है, परिमेय सब हो ही गया है, वास्तविक हो गया है, इंटीजर हो गया है। ओके, तो अब अपने जो अगली नंबर्स आ रही हैं वो कौन सी हैं? ट्रायंगुलर नंबर, हेडिंग डाल लो, ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर को क्या बोलते हैं हम? त्रिकोणीय संख्या। ट्रायंगुलर नंबर को क्या बोलते हैं हम? त्रिकोणीय संख्या बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करना चाहें आप लोगों से एग्जाम्पल के तौर पर, वह संख्याएं देखो 1 से शुरू होती हैं, क्योंकि कोई अगर 1 शुरुआत नहीं करेगा तो ट्रायंगल कहां से बनेगा? तो उसके बाद आपका आ जाता है इस तरह से 3, उसके बाद आपका आ जाता है, ट्रायंगल बनाने के लिए आपको चाहिए तो 6। तो आपकी जो ट्रायंगुलर नंबर हो रही है वो 1 हो रही है, फिर 3 हो रही है, फिर 6 हो रही है।
इसी प्रकार अगली जो ट्राइंगुलर नंबर होगी, देखो 1 आ रही है, 2 तो आ ही रही है, 2 3 तो आ ही रही है, फिर 4 भी आने लग जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 10। तो ये जो संख्याएं हैं ये ट्राइंगल नंबर बनाती हैं, जैसे कि ये बन रहा, जैसे कि एक ये बन रहा, जैसे कि एक ये बन रहा। अब यहां से आपको लॉजिक क्रिएट करवाना सिखाता हूं मैं कि सर इनका क्या लॉजिक है। 1 3, हाँ सर, एक पूजा बोल रही है अबेंडेंट नंबर की डेफिनेशन गुरुजी एक बार लिखा दो। पूजा सिंह, पूजा टाइम पर क्लास में आया करो, वरना ये सब कमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना डियर। टाइम पर अगर क्लास में नहीं आओगी तो ये तो चलो अभी छूटा ही है, बहुत कुछ छूट गया होगा, इतना मैं कह सकता हूं। तो जो भी आपका छूटा है वो इसी वजह से छूटा है क्योंकि आप टाइम पर नहीं हो। कोई बात नहीं, मैंने सब लिखाया हुआ है, आप दोबारा से देखकर लिख लेना, ठीक है। चलिए, लेट आने वालों की कोई जगह नहीं है, रीजन तो यही है बस। तो यहां हम ये कह सकते हैं 1 3 6 10, आगे ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। इसी को ही ट्रायंगुलर संख्या बोलते हैं। मैं हमेशा से एक लॉजिक की तलाश कर रहा था कि यार ट्रायंगुलर नंबर इस तरह से होते हैं तो ये तो एक सीरीज भी बन रही है। एग्जैक्टली सीरीज बन तो रही है जी, बिल्कुल सीरीज बन रही है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं सर अगर हम ट्रायंगुलर नंबर निकालें 1 तो कुछ बनाओ ना। मैंने कहा ये तो एक पद का योग है, ओके, यानी कि ये 1 आ गया। अगर दूसरी ट्रायंगुलर नंबर निकालना चाहते हो तो ये 2 पदों का योग है, देखो 1 और 2, हाँ यार, तो ये कितना आ गया? 3 आ गया। और अगर तीसरी ट्रायंगुलर नंबर निकालना चाहते हो तो 3 पदों का योग है, 1 2 और 3, अरे वाह, यानी कि ये कितना आ गया? 6 आ गया। अगर 4 निकालना चाहते हो तो ये 4 पदों का योग है, 1 2 3 4। तो इस तरह से चलता जा रहा है इसका मतलब। तो किसी भी ट्रायंगुलर नंबर को अगर आप निकालना चाहते हो, जैसे 5वीं ट्रायंगुलर नंबर निकालना चाहते हो तो वो 5 पदों का योग होगी। तो n पदों का योग क्या होता है? n पदों का सम ऑफ n टर्म्स, n नेचुरल नंबर बोलो, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है बताओ? n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? वो हो जाएगा सर n इंटू n प्लस 1/2। वेरी गुड। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो यहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से आप क्या कर सकते हैं? कोई भी संख्या निकाल सकते हैं ट्रायंगुलर नंबर, ओके। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं आपको 15वीं ट्रायंगुलर नंबर निकालनी है, लेकिन ये वो पर्टिकुलर ट्रायंगुलर नंबर निकल कर आएगी 15वीं, है ना। 15वीं क्या है? तो 15वीं जो ट्रायंगुलर नंबर होगी वो 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग के बराबर है। तो 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग के बराबर होगी, तो 15 इंटू 16/2 यानी कि 120 आपकी वो संख्या होगी, ठीक है। 15 संख्याओं का योग नहीं है, 15वीं ट्रायंगुलर नंबर है। तो लिख लो ये क्या है? 15th त्रिकोणीय संख्या, 15th ट्रायंगुलर नंबर है ये, 15वीं, ओके। 120 क्या है? 15वीं ट्रायंगुलर नंबर है, 15th ट्रायंगुलर संख्या है। गॉट इट? क्लियर हो रहा है मामला? बहुत बढ़िया यार। चलो अभी सर इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन यूं बन जाता है। कैसे? यूं, फिर भी मैंने बता दो कैसे बनता है। क्वेश्चन बनता है प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत। पांच त्रिकोणीय संख्याओं का औसत। फर्स्ट 5 एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर। बताओ एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर। जल्दी से बताओ क्या दिमाग में आ रहा है तुम लोगों के?
क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, जल्दी से बताओ। तो क्या आ रहा है सर? देखो सर, पहली तो 1 होती है, उसके बाद अपनी क्या होती है, 3 होती है, उसके बाद अपने हो जाती है 6, फिर 10 और फिर 15। इनका सभी का योग करोगे, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 15 35 बटे 5 है। तो पहली 5 ट्राइंगुलर नंबर का जो सम होगा वो 7 के बराबर होगा, है ना। पहली 5 ट्राइंगुलर नंबर का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। अब कुछ 15 आंसर दे रहे हैं। सबसे जरूरी चीज है कि क्वेश्चन ही नहीं समझते कई बच्चे, तो बस चल रहा है तुक्के में, उनको लग रहा है कि पहले वाला फॉर्मूला जो पिछला वाला लिखाया है वही, उसमें बस 5 रख दो आंसर आ जाएगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है तुम लोगों की यार, कि जो तुम्हें बोला जा रहा है तुम उसके अलावा सब काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे और गलत हो रहे हैं। कारण खुद की मर्जी की गणित चलाते हो तुम। पूछा क्या गया है वो ध्यान ही नहीं देते हो। वो तो ट्रायंगुलर नंबर निकालने का तरीका है कि भाई अगर मुझे 5 भी निकालनी है तो ऐसे। मैं यहां पूछ रहा हूं 5 ट्रायंगुलर नंबर का औसत क्या होगा। पहली 5, तो पहली 1 है, दूसरी 3 है, तीसरी 6 है, चौथी 10 है, पांचवी 15 है। सबका योग करके बटे 5 करना है। तो ये चक्कर है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है गणित आने में आपको। ठीक है, क्लियर है? ओके चलो। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है। तो भाई ये पूरा समझाया ना कि जो संख्याएं इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म करती हैं वो ट्रायंगुलर नंबर कहलाती हैं। जैसे कि n प्राकृतिक संख्याएं बनाती हैं। अब बार बार एक ही चीज, ठीक है। आइए, क्लियर है? अब आगे चलते हैं, अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग। ट्रायंगुलर नंबर कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कुछ भी, ठीक है। हाँ, अगर पूछे कि भाई 20 ट्रायंगुलर नंबर बताइए, 20वीं, है ना, ऐसा पूछ ले पिछले वाले में ही। ये बताइए अगला एग्जांपल कि 20th ट्रायंगुलर नंबर क्या है, बताओ। 20वीं ट्रायंगुलर संख्या, 20वीं त्रिकोणीय संख्या क्या है? चलिए, तो आप तुरंत निकाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि 20 n इंटू n प्लस 1/2 यहां काम आ जाएगा। तो 210 जो होगी वो 20वीं ट्रायंगुलर संख्या होगी, ये बात है। अब अगला हेडिंग आपको डालना है, अगली जो संख्या आपको लिखा रहा हूं उस पर। अगली संख्या जो होती है मैंने लिखाई है आपको अनुवृत्ति। अनुवृत्ति का नाम सुना होगा, नहीं सुना है कोई बात नहीं। एक संख्या होती है पूर्ववर्ती, एक अनुवृत्ति होती है, एक पूर्ववर्ती होती है। अनुवृत्ति को क्या बोल देते हैं और पूर्ववर्ती को क्या बोल देते हैं, फर्क है दोनों में। अनुवृत्ति को बोलते हैं प्रीडिसेस, और पूर्ववर्ती को क्या बोल देते हैं, अनुवृत्ति, इसको तो बोल देते हैं पूर्ववर्ती को प्रीडिसेस, और अनुवृत्ति को क्या बोल देते हैं, सब्सिक्वेंट। दोनों में फर्क क्या है, कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के तौर पर 133 का अनुवृत्ति संख्या बताओ, और एग्जांपल के तौर पर 128 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो अनुवृत्ति का मतलब क्या होता है, आगे। तो 133 का अनुवृत्ति कितना हो जाएगा, 134, और 128 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 127। सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, मैंने कब कहा, तो संख्या तो है ही, ठीक है, जस्ट पहले और जस्ट बाद वाला। लेकिन क्वेश्चन की भाषा में ये यूज होता है तो आपको तकलीफ दे सकता है और देगा भी, है ना, कभी कभार दे भी सकता है, नहीं भी दे, बात बराबर ही है। आइए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, सबको क्लियर है यहां तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो भी मैंने अभी तक आपको कराए हैं, लिखाए हैं, पढ़ाए हैं,
चलिए, अच्छा लग रहा है ना, ये भी जरूरी है। आइए अब आता है अगला। अब आप इसको हेडिंग डाल लें या प्रॉपर्टीज डाल लें, बहुत कुछ सीखने वाले हो। अब आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना और हर एक पॉइंट को अच्छे से लिखना। आपसे ये पूछा जा सकता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, लिखो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? गुणा का तत्समक। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणा का तत्समक। चलिए, जैसे कि मैंने एक संख्या बोल दी a, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा ये बता दो आप। तो इस a का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा बताओ। मैंने अगर कोई संख्या आपके सामने a लिख दी है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जिससे गुणा करने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन ना आए, वह संख्या क्या रहे? नो चेंज। तो ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा जिससे गुणा करने पर किसी भी संख्या में कोई परिवर्तन ना आए? तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 1। क्योंकि अगर आप a में 1 का गुणा करोगे तो वह चेंज नहीं होगा, तो आपका 1 होगा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर एनी नंबर। मैं बोलूं कि 20 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो आप क्या बोलेंगे? 1। ठीक है, हाँ, क्लियर है माय डियर। चलिए, तो 1 को क्या कहा जाता है? गुणा का तत्समक कहा जाता है। अगला कॉन्सेप्ट, जोड़ का तत्समक। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन क्या होगा? खुद सोचकर बताओ। जिस डेफिनेशन को मैंने यहां सेटिस्फाई कराया है मैं यहां भी वही सेटिस्फाई कराऊंगा, और हिंदी में लिखता हूं इसको जोड़ का तत्समक। यानी कि वही एक संख्या, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास a है, तो इसका जोड़ लगाने पर ऐसा क्या यहां आइडेंटिटी एलिमेंट लगाऊं जिससे कि वह संख्या सेम रहे? तो जोड़ का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो जाएगा? तो आपका जो राइट आंसर आएगा 0। तो व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन? कोई भी संख्या का, जैसे मैं बोल देता हूं 25 का आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन बताइए, सो आंसर विल बी 0। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये वो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो पेपर में एक लाइन की आती हैं लेकिन मतलब नहीं पता होता है। सच बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहिएगा और मजे से पढ़िए, क्योंकि आप अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, सबसे बेस्ट। चलिए सर, अगला देखिए। अगला पूछ लिया जाता है आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो जो बच्चे गलत आंसर दे रहे थे उनका सही आंसर अब यहां बनेगा वो, और अब उनको महसूस भी हो जाएगा कि वो क्या गलती कर रहे थे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है सर? गुणा का प्रतिलोम। तो किसी भी संख्या का गुणा का प्रतिलोम भी आपसे पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई a है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जिससे कि वो 1 आ जाए, वह संख्या 1 होनी चाहिए, है ना।
तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि ऐसा क्या गुणा करें कि 1 हो जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/a। तो किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि उसमें ऐसा क्या गुणा करूं कि वो 1 बन जाए। अरे वाह यार, यानी कि सर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे ये पूछ लूं कि मुझे बताओ 20 का mi कितना होगा। सिंपल, 20 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या कहूं गुणन प्रतिलोम क्या होगा। तो कई बच्चे तो एक दूसरे की शक्ल देखेंगे कि वही होता है x मान लो जो कि 1 के बराबर होना चाहिए, तो x बराबर कितना आ गया 1/20। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है कि भाई जो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उसका गुणा करने पर वो 1 आ जाए बस। तो 1/20 या यूं कहूंगा 0.05। अच्छा लग रहा है, वाह। अब मैं अगला पूछता हूं आपसे, जोड़ का इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स बता सकते हो क्या। सेम उसी कंसेप्ट पर, एडिटिव इनवर्स जोड़ का प्रतिलोम। जैसे कि कोई संख्या a है तो जोड़ का प्रतिलोम क्या होगा। तो सर गुणा में तो 1 आना चाहिए, यहां क्या निकालूं, यहां 0 निकालो। तो ऐसा क्या जोड़ोगे, माइनस का। तो ये जो होगा आपका वो एडिटिव इनवर्स होगा, यानी कि जोड़ का प्रतिलोम अवयव ऐसा बोलते हैं। जैसे कि जोड़ का प्रतिलोम अवयव, विष्णु कह रहा है सर समझ नहीं आ रहा है। विष्णु फिर आप परे हो यार, आउट ऑफ द सिलेबस हो फिर आप, तो फिर आप यहां नहीं रह सकते हो। यहां मुझे लगता है कि आप यहां सरवाइव ही नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है। और आप सच में अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर डिब्बा गोल है भैया, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है भाई। दिमाग ही नहीं लगाओगे, बीच में घुसोगे ना, तो यही स्थिति होगी। और मैं वो देख भी पा रहा हूं, इसलिए मुझे कोई अफसोस भी नहीं है अगर आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ है भी तो नहीं है। मैं जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि 15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। बताओ, तो 15 का जोड़ का प्रतिलोम क्या होगा, अवयव। तो जोड़ का प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा, 15 माइनस का 15। तो -15 जो है वो आपका एडिटिव इनवर्स होगा, तभी जाके वो 0 आए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चल क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आइए अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है, किसी भी संख्या का विशुद्ध मान क्या होता है। विशुद्ध मान समझते हो, कौन कौन समझता है। विशुद्ध मान को बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, किसी भी संख्या का विशुद्ध मान। जैसे कि सर कोई संख्या दे रखी है, मैंने मान लिया एग्जाम्पल दे दिया a, तो a का विशुद्ध मान क्या होगा, वो तो a होगा ही, और -a का भी a ही होगा प्लस में। तो किसी भी संख्या का अगर बोल दिया जाए, जैसे कि आपका जो आंसर आया माइनस में आ गया, मान लो -7, तो मैं बोलूंगा कि मुझे बताओ आंसर का विशुद्ध मान क्या होगा। तो आप उसका आंसर -7 मत देकर आ जाना, पूरी मेहनत बर्बाद कर देगा वो। क्यों, विशुद्ध मान जो होगा वो आप फिर ऑप्शन में चाहे भले से आपको दे रखा हो। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको देता हूं, कैसे पेपर में प्रश्न पूछा गया सीडीएस में। ये आया क्वेश्चन 21 डिवाइडेड बाई 7
मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस में था ये 9। तो बोला गया है सर इसका विशुद्ध मान बताइए। तो आदमी इतना जोर नहीं फरमाता, तो आदमी ने क्या किया, स्टूडेंट ने 3 का भाग दे दिया, 7 का भाग दे दिया 3 बार, और ये हो गया सर -3 और आंसर आया -9 और ऑप्शन दे रखे थे -9 -1 +9 और +1। अब बंदा आ गया लपेटे में भाई, क्योंकि इतना एक्साइटमेंट होता है, आंसर तो -9 ही आ रहा है कैलकुलेट करने पर। बोले यार फिर क्या दिक्कत थी गुरुजी? गुरुजी दिक्कत ये हो गई थी कि आंसर आपको +9 देना था। कारण क्योंकि आपको विशुद्ध मान की वैल्यू ही नहीं पता थी कि विशुद्ध मान होता क्या है। तो विशुद्ध मान अगर लिख दिया जाए ना, मैं आपको ये जो चीजें लिखा रहा हूं ना, ये कहीं भी अर्थ का अनर्थ कर सकती हैं, क्योंकि टर्म का नाम ही नहीं पता होगा तो क्या करोगे बताओ, खाक करोगे। इसी क्वेश्चन में ये बोल सकता था कि इसके विशुद्ध मान का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। ले भाई और ले मजे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/9 आंसर आता फिर। तो चीजें कहीं बदल जाती हैं। आपको यह लगता है कि ये पढ़ना नहीं है, तुम्हें आएगा नहीं तो तुम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाओगे भाई। समझ में आ रही है बात? हाँ आइए, तो चीजें ये हैं। अब नॉलेज इसी को कहते हैं, नॉलेज होना। नॉलेज नहीं होगी तो फिर लटक जाओगे कहीं पर भी, कोई भी लटका देगा यार। मेरा जैसा एग्जामिनर आ गया तो ज्यादा लटका देगा, है ना? क्योंकि मैं तो ऑब्वियस ही बात है, पढ़ाई ऐसे ही होती है कि पढ़ो ऐसा कि सब कुछ आए आपको, हर एक टर्म। क्वेश्चन टफ भी नहीं है और फिर और यार क्या पूछ लिया यार, ऐसा होता है फिर बाहर निकलकर। ठीक है, अगला चलते हैं चीजों को। यहां तक तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया, विशुद्ध मान भी हमने सीख लिया, सारी चीजें हमने सीख ली। आइए ओके, तो अब हम जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। सर प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर का मतलब क्या है? कुछ गुण होते हैं पूर्ण संख्याओं के, या लिख सकते हैं पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म। चलिए, पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म। ठीक है, चलिए तो पूर्ण संख्याओं का गुणधर्म, पहला क्लोजर लॉ। हाँ, कौन पढ़ता है इनको? अब जैसे जो बच्चे ने कभी किसी टीचर से और से पढ़ा होगा ना नंबर सिस्टम, तो वो कहेगा अरे यार सर क्या पढ़ा रहे हो, हमारे टीचर ने तो ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ाया, शायद आपके सिलेबस में नहीं लगता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसे दिमाग में, क्योंकि वही है, जितनी दुनिया दिखाई जाती है उतनी देखते हो आप लोग। समवरक नियम, जबकि आजकल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब आकर्षण का केंद्र है एग्जामिनर का। एग्जामिनर थ्योरी पढ़ रहा है भाई, एग्जामिनर थ्योरी देखता है आजकल। थ्योरी देखता है तो क्लोजर लॉ आ जाता है सामने उसके, और क्लोजर लॉ आते ही बस बच्चे को सोचता है कि पूछ ही लेता हूं यार। तो क्लोजर लॉ क्या होता है? सिंपल लॉजिक है, समवरक नियम बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हम छोटी मोटी गणित करते हैं, 1 + 2 को जोड़ना, सर ये क्लोजर लॉ है। यस, तो ये पूछा जाएगा, एक एक्टिविटी दे दी जाएगी, इनमें से किस नियम को प्रतिस्थापित करती है, इन नियम में से किस नियम के साथ जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो सर -1 और -2, -3, -1 +2, -1, सॉरी +1, और +1 -2, -1। तो ये जितने भी नियम होते हैं प्लस माइनस वाले, ये क्लोजर लॉ के अंदर आते हैं।
इन्हीं को ही हम बोलते हैं समवरक नियम, जब ऋणात्मक हो धनात्मक हो ये। तो समवरक नियम अलग अलग चलता है। क्लोजर लॉ ये एडिशन के लिए होता है, जोड़ वोड़ कर लिया ना सारा, और एक होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मतलब इसमें ऐसी कोई तगड़ी गणित नहीं है, लेकिन क्या पता होना चाहिए कि होता क्या है क्लोजर लॉ, कुछ अलग नहीं है, बस पता होना चाहिए कि होता क्या है। सर बीएससी में पढ़ा है, ये सब बीएससी में पढ़ा है, तो क्या नाचू है कुणाल, करूं क्या भाई इसका, ये तो बताओ। ये तुम लिख रहे हो कमेंट में, तो मैं क्या करूं अभी बताओ पहले अब। चलिए, एक बच्चा कह रहा है, रंजन कह रहा है सर एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है, इसका रीजन बताओ। भाई तुमने जो पूछा है ना, इसका रीजन बताओ। तो उसका रीजन मेरे को एक ही चीज समझ में आती है कि यार तुम्हारे लिए तो ये वही वाली बात है कि सब जगह एक्स ही पूछता है, और एक्स का मान सब जगह अलग अलग क्यों होता है। एक ऐसा फॉर्मूला बना दो ना कि सबका मान एक ही आ जाए, यही चाहते हो तुम तो। अरे भाई अब ये जितनी भी थ्योरी है, अब क्लोजर लॉ यही क्यों होता है और कुछ क्यों नहीं होता, ये मेरे को नहीं पता भाई। अब ये क्या थ्योरी है, अब ये थ्योरी लिख दी गई है मैथमेटिशियंस के द्वारा, क्लोजर लॉ ये होता है। अब पता नहीं क्यों लिख दी भाई, तो उसका नियम मत पूछो कि भाई ये नियम क्यों बनाया गया, ये नियम होता है ये पता होना चाहिए। क्यों बनाया गया ये तो मेरे को भी नहीं पता भाई, बैठे थे बना दिया उन्होंने कि भाई वो पढ़ेगा। हाँ ऑलवेज पॉजिटिव होगा, विशुद्ध मात्रा मतलब मॉड्यूलस एक तरीके से बोल सकते, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्लोजर नियम के बारे में बात करते हैं। क्लोजर नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए वही वाली बात आ गई, दो संख्याओं का वही मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मैंने बोला 1 इंटू 2 तो 2 आ गया, -1 इंटू -2 तो भी 2 आ जाएगा, प्लस में -1 इंटू 2 तो भी -2 आ जाएगा, और -2 इंटू 1 तो भी -2 आ जाएगा। तो समझ रहे हो ना, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाली प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्लोजर नियम के अंतर्गत आती हैं। तो आज के बाद गलत मत करना मत, क्योंकि क्या होता है कि 4 दे देगा, अभी तो हम लिखा रहे हैं और भी नियम होते हैं इसके, सारे लिखाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जर्व क्या करना है, ऑब्जर्व आपको इतना सी चीज करनी है कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन साइन वाला और नॉर्मल एडिशन, ये दोनों क्लोजर नियम के अंतर्गत पूछे जाते हैं और ये उसी को ही फॉलो करते हैं, है ना, ध्यान रखना। प्रशांत तिवारी कह रहा है कि आप स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं। वाह प्रशांत वाह, तुम गधे हो भाई, तुम्हें गुमराह करने की जरूरत क्या है प्रशांत, तुम तो पहले से ही गुमराह हो। हाँ चलिए, तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम नालायक हो वास्तव में, तुम्हें आदत ही नहीं है पढ़ने की। रियलिटी ये है कि जो पढ़ाता है वो बेवकूफ बन जाता है तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम अपने आप को बहुत होशियारचंद समझते हो, इसलिए कुछ नहीं मिल पा रहा है जीवन में, भटक रहे हो अभी भी क्रम विनिमय। बताओ, हम गुमराह कर रहे हैं बच्चे को, हैं गधे भाई। और जो एक वीडियो देते हैं साल भर में वो चलिए भाई, क्रम विनिमय नियम एक्चुअल में क्या है, लायक नहीं है लोग, इसीलिए कहते हैं ना कि भाई आदमी किसी का भला क्यों नहीं कर पाता है, भला ना करने का कारण इस जैसे गधे बच्चे हैं। कम्यूटेटिव रूल या कम्यूटेटिव लॉ बोल सकते हैं इसको, है ना। जैसे कि भाई अब कम्यूटेटिव लॉ किसके अंदर क्या आता है भाई, देखो सर कम्यूटेटिव लॉ होता है क्रम विनिमय। आप किसी भी चीज का क्रम चेंज कर देते हो ना, कभी आपसे बोला जाए यार 2 + 3 लिखो, तो आपको कोई मना नहीं कर सकता कि आप इसको 3 + 2 भी लिख सकते हो, और आप करते भी हो, अक्सर आप करते भी हो, आप स्विच कर देते हो आगे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। आप किसी से बोलते हो यार 3 और 2 कर ले, या 2 और 3 कर ले, 5 ही होता है भाई,
तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, 5 ही होता है। ठीक है, चलिए, इसका मतलब क्रम विनिमय नियम क्या करता है, इस चीज को प्रस्तावित करता है। अब इसका मतलब ये वही नियम है, a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। यस, तो कम्यूटेटिव लॉ इस तरह का लॉ होता है जहां आप स्विच कर सकते हो। ये एडिशन में हो गया, एक मल्टीप्लीकेशन में भी आता है सेम तरह का, और मैं इनको अभी 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 आपको याद करा दूंगा, अभी सिखा दूंगा इनको सब। एक मल्टीप्लीकेशन में जो आता है वो क्या होता है, a इंटू बी बराबर b इंटू ए। ये मल्टीप्लीकेशन का होता है कि भाई आप एग्जाम्पल के तौर पर आप 2 इंटू 3 लिख रहे हो, तो आप 3 इंटू 2 लिख सकते हो, 6, बस। ठीक है, हाँ, समझ में आ रही है बात? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि पेपर में आते हैं, अब मैं इनको यार 10 बार बोल चुका हूं, ये सब चीजें आती हैं, पढ़ ही नहीं रहे, लेकिन क्या करूं, तो मैं पेपर में जिस दिन आएगा उस दिन दिमाग में आएगा, अरे यार ये तो आता था, फिर लेकिन सब कुछ निकल चुका होगा, साल भर हो चुका होगा, याद भी नहीं रहेगा कि कभी किसी सर ने पढ़ाया था, यही होता है। लेकिन ये पेपर में देखने को मिलेंगे आप। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव क्रम विनिमय नियम। अगला नियम क्या होता है, सहचर्य नियम। सहचर्य नियम, ये क्रम विनिमय हो गया, वो संबरक हो गया, सहचर्य नियम हो गया एसोसिएटिव लॉ। ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। अब इसमें क्या होती है चीज सर, एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी चीज को एसोसिएट करके रखते हो किसी के साथ, ठीक है, हाँ, हाँ, तो पूरा जो एसोसिएटिव लॉ है वो क्रम विनिमय वाले नियम, और आपके पास क्लोजर नियम। क्लोजर नियम बहुत सिंपल के लिए दिया गया था, फिर गणित में कहा कि यार इनको भी चेंज करने पर कुछ नहीं होगा, ये गणित की नींव रखी जा रही है, नंबर्स की नींव रखी जा रही है। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि आप अगर 3 संख्याएं भी ले रहे हो ना तो भी टेंशन नहीं है। आप देख रहे हो एक एक करके इंप्रूवमेंट आ रहा था गणित में, ये वो दौर था जब एक एक नियम बनाए जा रहे थे और एक एक करके इंप्रूवमेंट आ रहा था गणित में। और ये नियम इसलिए आए कि हम किन्हीं भी संख्या को एसोसिएट भी कर सकते हैं, इसी को ही सहचर्य नियम कहा गया। एसोसिएटिव लॉ का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप 2 + 3 + 5 लिख सकते हो, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 2 + 3 + 5, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बराबर ही रहेंगे, 10 ही रहेगा। तो ये नियम इस तरह से बने, धीरे धीरे गणित का इंप्रूवमेंट होता गया और वो नियम बनते चले गए जिनको आज हम फॉलो करते आ रहे हैं। ये एडिशन का था तो एक मल्टीप्लिकेशन, और आप शुरू से देख रहे होंगे कि एक एडिशन का नियम है तो एक मल्टीप्लिकेशन का नियम है कि a इंटू बी इंटू सी करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप a इंटू बी इंटू सी भी कर सकते हो। पहले a और b इंटू को ब्रैकेट में ले लो, एग्जाम्पल के तौर पर 3 गुणा 4 गुणा 5, तो आप इसको ये भी कर सकते हो 3 गुणा 4 इंटू 5 बराबर। चलिए आगे चलते हैं। अगला और अंतिम नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, बंटन नियम। तो सर बंटन नियम का क्या लॉजिक है, आ जाओ। बंटन नियम a इंटू बी प्लस सी, देखो सबसे पहले अलग अलग चल रहे थे, अब इन्होंने कहा कि लो और इंप्रूवमेंट करते हैं गणित में हम,
तो इन्होंने ये नियम बना दिया कि प्लस और माइनस को एक साथ लिख भी सकते हो, ए बी और बी सी, ए को बी से गुणा भी कर सकते हो और ए को सी से गुणा भी कर सकते हो, सॉरी, ठीक है, इस तरह से। तो इसी को ही हमने क्या कहा, बंटन नियम कहा। लिख लो एग्जाम्पल, 3 गुणा 4 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा सर, 3 इंटू 4 एक तरफ प्लस 3 इंटू 3 एक तरफ, तो ये हो गया सर 12 और 9 21 21। क्लियर हो रहा है भाई? इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ में आ रही है बात? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? सच बताइए, जो पढ़ने वाले छात्र है ना, मजा आ रहा है ना? और ये मैं बता रहा हूं, एक एक लाइन प्रश्न बना रही है, एक एक लाइन प्रश्न बना रही है, एक एक लाइन प्रश्न बना रही है। जो भी मैंने आज आपको कराया है, कम से कम 10 से 15 नंबर के आपके पेपर में ना प्रश्न पूछे जाएं तो मेरे से कह देना, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे भाई, क्योंकि मुझे पता है कि क्या पढ़ाना है और मुझे पता है कि क्या आएगा। तो आप सरप्राइज नहीं होंगे अगर आप पढ़ रहे हैं तो, यहां पर ये मैं कह सकता हूं बस। बाकी तो जिन बच्चों को खुद नहीं पता कि उनको क्या करना है, तो उनका भगवान ही मालिक है। आइए अब चलते हैं आगे। आगे मैं ऐसी चीज बताने वाला हूं, ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आज तक आप कोशिश करते हो लेकिन अब तक आई नहीं आपको। आ जाओ, ऐसी क्या चीज है सर जो आज तक नहीं आई? बताता हूं। राउंड अप डेसिमल, निकटतम मान, निकटतम दशमलव मान। अरे ये क्या चीज है सर? आ जाओ। बचपन में इतना तो आपने पढ़ा होगा कि सर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने लिख दिया 21.3 और मैं इसका बोल देता हूं कि मुझे इसकी क्या बताओ, राउंड अप वैल्यू बताओ, निकटतम मान बताओ, निकटतम राउंड अप इंटीजर वैल्यू। निकटतम पूर्णांक मान, क्या होगा? अगला एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा 21.8 का बताओ, सेम यही चीज। एग्जाम्पल 19.67 का बताओ, यही चीज। चलिए बिल्कुल, मेरी बुक में बैंक भी है ना, जो लेटेस्ट आ रही है ना अर्थमेटिक वाली, उसमें सब प्लीज ध्यान दीजिए। सर 21.3 का राउंड अप इंटीजर वैल्यू मैं कहूंगा 21 होता है। 21.8 का राउंड अप इंटीजर वैल्यू मैं कहूंगा 22 होता है। 19.67 का राउंड अप इंटीजर वैल्यू कितना होता है? 19.6 से तो 20 हो जाएगा। आपने एक चीज नोटिस की है क्या? एक चीज आपने नोटिस की है क्या? मैंने आपसे पूछा है निकटतम दशमलव मान या निकटतम पूर्णांक मान, वो क्या होगा? तो आपका एक नियम होता है, उस नियम को लिख लो आप। वह नियम क्या कहता है कि अगर 0.5 से बड़ा है डेसिमल, तो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट इंटीजर आएगा।
और 0.5 से छोटा है तो पहले वाला आएगा। पहले वाला मतलब वही जो है ना, वही आएगा जो है, वही मतलब जैसे कि 0.5 से छोटा है तो वही आ गया जो इंटीजर पार्ट है, 0.5 से बड़ा है तो 21 का अगला 22। क्योंकि सर जब कभी भी आप डेसिमल लिखते हो तो डेसिमल लिखने में, जैसे कि ये वाला लिख दिया मैंने 25.9, तो जो ये वाला हिस्सा होता है यह आपका इंटीजर वाला पार्ट होता है और ये आपका क्या होता है, डेसिमल वाला पार्ट होता है या फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है। ये पूर्णांक हिस्सा है, ये भिन्न वाला हिस्सा है, सही बात है ना। और अगर मैं पूछूं इसका राउंड अप वैल्यू क्या होगा, तो आप इसका राउंड अप वैल्यू क्या बोल देंगे, 26 बोल देंगे, क्योंकि 0.9 जो है 0.5 से बड़ा है, तो इसका राउंड अप वैल्यू कितना हो जाएगा, राउंड अप नियरेस्ट इंटीजर ऐसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राउंड अप नियरेस्ट इंटीजर। अभी एक एक चीज ऐसी क्लियर हो जाएगी ना, बिल्कुल पानी की तरह, यानी कि निकटतम पूर्णांक मान आपने लगा दिया। अब ये क्यों बता रहे हो सर, एक बच्चा कह रहा है सर 0.5 पर क्या होगा, वेरी गुड क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने लिख दिया 25.5, तो आप इस पर क्या मानते हैं बताइए, आप खुद बताइए कि अगर 25.5 लिख दूं तो आप 25 मानेंगे या 26 मानेंगे, एक बार लगा लो दिमाग। तो हमेशा याद रखना कि 0.5 आ जाए या 0.5 से ज्यादा आ जाए तो हमेशा आप अगला वाला लेते हैं। तो यहां जब हमने लिखा 0.5 या, और डाल लो बीच में 0.5 और 0.5 से बड़ा अगर आएगा तो नेक्स्ट इंटीजर वाला लिया जाएगा, नियम है। गॉट इट। तो इस नियम को 0.5 बस आगे लिख दो, 0.5 या 0.5 से बड़ा तो नेक्स्ट इंटीजर लिया जाएगा। ओके, यहां तक तो सबको पता रहता है। आओ अभी तो चलो यार, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है दोस्त, ऐसा दिल खुश हो जाएगा कि मजा आ जाएगा आप लोगों को। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं एक एक करके, ठीक है। एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन आएंगे, बस आप अपना दिमाग लगाना और पूछा जाएंगे पेपर में आपसे। तो मुझे बताओ, जैसे कि मैंने लिख दिया 6.8154 का निकटतम दशम मान, इंग्लिश में लिखता हूं नियरेस्ट, मजा आएगी चीज देखना, 10th वैल्यू। और इस पर इस बार प्रश्न नहीं आए तो फिर मेरे से कहना आप, बताओ इस डेसिमल का नियरेस्ट 10th वैल्यू क्या होगा। मतलब राउंड अप करना है आपको, इसको राउंड अप ही करना है ना, सारे क्वेश्चन अपने राउंड अप वाले ही हैं, अपन राउंड अप ही कर रहे हैं सबको। तो राउंड अप किस में करना है, आपको आता है ना दशमलव के 2 अंकों तक राउंड अप करो, तो मैं आपको कह रहा हूं कि दशम मान तक करना है, नियरेस्ट 10th वैल्यू तक करिए राउंड अप। आता है तो सर नियरेस्ट 10th वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है 6.8157, तो 10th वैल्यू ऐसे लेनी है दोस्तों, ध्यान रहे, इसको एज ए इकाई अंक ले लो और इसको एज ए दहाई अंक ले लो, इसको
10th वैल्यू है ना, तो 1/10, तो ये कितना होता है आपको उसी के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। 6.8 है, उसके आगे क्या है भाई, इसी के साथ ये लेना पड़ेगा आपको क्योंकि ये 10th वैल्यू है। लेकिन उस 10th वैल्यू के आगे क्या होता है राउंड अप करने के लिए, भाई यही तो 10th वैल्यू होती है, 1/10वां हिस्सा ही होता है ये प्लेस वैल्यू के साथ में। बोले हाँ यार ये तो बात सही कह रहे हो सर। तो 8 के बाद में क्या है 1 है, तो 1.5 से छोटा है ना, या 5 से छोटा है ना, हाँ, तो नियरेस्ट 10th वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.8। मजा आया, केवल 6.8। चलिए अगला का नियरेस्ट 100th वैल्यू बताओ, बताओ भाई, निकटतम 100वां मान, निकटतम 100वां मान। तो क्या करोगे सर, देखो ये होता है 100वां मान 100th, उसके बाद 0.5 आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि 6.8 तो रहेगा। अब 1 का अगला पूर्णांक आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 के बाद 5 आ रहा है। तो अब 5 डिसाइड करेगा कि एक रहेगा या 2, तो 2 हो जाएगा। मजा आ रहा है? वो चीज सीख रहे हो जब आप क्लास खत्म करके जाते हो ना, तो आपको लगता है यार वाह, बारीक, बहुत ही बारीक। अगला का नियरेस्ट 100,000 वैल्यू बताओ। भाई पेपर में ये प्रश्न पूछ ले, बच्चा इतना लटकेगा ना। क्या करेंगे सर, 6.815 तक तो शांत बैठे रहो, क्योंकि 1000 तक तो आ ही गया। अब 7 आ रहा है तो 6.816, क्योंकि अब इस 5 को 7 देखेगा, 7 5 से ज्यादा है तो 5 छूगा वो 6 बन जाएगा। राउंड अप, अभी तो बहुत कुछ है, अभी टाइम हो गया है, टाइम बड़ा जल्दी हो जाता है यार, इतनी सारी चीजें रह जाती है ना, मतलब मेरे को पर, लेकिन मेरे को अगली क्लास के लिए बड़ी एनर्जी आती है यार, अभी तो वो कुछ पढ़ाना है। पता है कई सारे बच्चों को अभी पता ही नहीं है ये राउंड अप वैल्यू और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट में अंतर होता है क्या। राउंड अप वैल्यू और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट दोनों में अंतर होता है, तो अभी कल वो पता चलेगा आपको और मजा आएगा फिर। अच्छा लग रहा है भाई, खींच के लाइक चाहिए मेरे को सब लोगों का, जो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप एक बेहतरीन क्लास पढ़ रहे हो और आपको बिल्कुल रिलैक्स होके इस क्लास में पढ़ना है, सब कुछ मिल जाएगा। ये सोचकर मत आओ कि अरे क्या हो रहा है, ये सोचकर पढ़ो कि पूरा पढ़ना है, तब जाके आप इस क्लास का पूरा फायदा उठा सकते हैं, अन्यथा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अगर अच्छा लगा हो तो खींच के लाइक बनता है, साथ के साथ लगातार आप बने रहिए। और मैं आपको कहूंगा कि बस प्रैक्टिस तो मैं सारी कराऊंगा, चिंता मत करो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 12:30 बजे अभी आपका पेपर होगा, उसमें भी आना है आपको। 3 बजे कैच द मैथ सब लोग लगाओ, डेली कैच द मैथ सब लोग लगा रहे हो ना, सभी लोग आना है, एक भी सिंगल बच्चा नहीं छूटना चाहिए कैच द मैथ में। लिंक कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम मैथ बाय साहिल सर पर मिल जाती है, आना है मतलब आना है। अपना कमिटमेंट इतना सॉलिड रखो कि दुनिया की कोई ताकत आपको हिला ना सके। 5 जनवरी यानी कि कल सुबह 9 बजे फिर पाइप और सिस्टम का टेस्ट होगा, डेली हो रहा है और डेली कुछ सीख रहे हो। 9 बजे, 11 बजे, 12:30, 2 बजे, 3 बजे, ये रेगुलर टाइम टेबल है। मेरे साथ बिगनर टू एक्सपर्ट बैच के साथ आज ही जुड़ो, क्योंकि ये ऑफर चल रहा है, साहिल 10 कोड लगाकर 22% का डिस्काउंट मिल रहा है। बार बार ऐसा मौका नहीं आता, इस डिस्काउंट को ग्रैब करो और साल भर अपनी तैयारी करो। आज ही जुड़ो मेरे साथ अनअकैडमी पर साहिल 10 कोड लगाकर, क्योंकि 22% वाला जो ऑफर है वो 5 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। किसी भी कैटेगरी में, यूपीएससी हो चाहे कोई भी कैटेगरी हो, आईआईटी हो, सीबीएसई हो, कोई भी बच्चा हो, सबको आप जोड़ सकते हैं। साहिल 10 एज ए रेफरल कोड आप लगा सकते हैं,
आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अनअकैडमी पर मिल जाएगा। बहुत सारे गोल्स हैं और मेरा जो बैच है वो एसएससी कैटेगरी में मिलेगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है और साहिल 10 कोड लगा देना है। जैसी साहिल 10 लगाओगे, अप्लाई कर देना, प्रोसीड टू पेपर चले जाना, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर लगाओ, लेकिन अभी जुड़ जाओ। मजा नहीं आए तो फिर कहना पढ़ने में आप साहिल 10 लगाकर आपको जुड़ना है। SAHIL 10 PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर, चिंता मत करिए। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मजा आ गया होगा, मिलते हैं 12:30। ओके बाय।